नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 12th प्लस में। तो दोस्तों, आपके सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं। सबसे पहले इस बात को ध्यान से सुनो, जो लोग ऐप के ऊपर है और जो लोग ऐप पे नहीं है। जो लोग ऐप के ऊपर है उनकी ये पीडीएफ तो वहां पर भी अपलोड हो रखी है। इनके सॉल्यूशन, इनके आपको उत्तर भी कहाँ मिल जाएंगे, आपके वहीं वीडियो लेक्चर और पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो लोग ऐप पे नहीं हैं उनको ये आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब बात करता हूं, यदि क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 15-20 होते तो फिर भी मैं सॉल्यूशन करवाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी 7 या 8 पेज की पीडीएफ है। ऐसा क्यों? आपको लगता है सिर्फ 5 यूनिट है, लेकिन वो जो 5 यूनिट है वो ईयरली सिस्टम से यदि कंपेयर किया जाए, आपके सेमेस्टर है और ईयरली सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो वो कम से कम आपके 7 यूनिट्स को मिला करके 5 यूनिट बनाई गई है। तो अब वहां पर 7 यूनिट के इंपॉर्टेंट उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। प्लस उस सिलेबस के अंदर जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत से टॉपिक नए भी डाल दिए। कुछ टॉपिक कम किए हैं, लेकिन जो कम किए वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो नए टॉपिक डाले उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो अभी तक अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये नए टॉपिक ऐड हुए। अब बात करता हूं मैं। अब क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अभी मैं करवाने बैठूंगा तो मेरे को कम से कम 7-8 घंटे का टाइम तो लगेगा मिनिमम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने का, और इतना टाइम अभी नहीं है। जो लोग ऐप के ऊपर है उनको पता है, उनके आंसर आपको वीडियो लेक्चर के अंदर मिल रहा है, पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। अब वो लोग जो ऐप पे है वो इसमें ये ध्यान दो कि इसमें कौन कौन सी बातें जो स्पेशली ध्यान रखने को बोलता हूं वो एग्जाम में आपको भी ध्यान रखना है। और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है, मतलब जो ऐप पे नहीं है, वो लोग सिर्फ यूट्यूब से ही करना चाहते हो, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इनके आंसर आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सबके आंसर बताऊंगा तो मेरे को कम से कम 7-8 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाकर इन सभी का आंसर होगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब अभी भी आप आ जाइए। मैथ की बाकी एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम बाकी है, बोटनी का होगा, जूलॉजी का होगा, तो सभी की इंपॉर्टेंट डाल रहा हूं वहां पर, और सबकी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वहां से पढ़ लो टाइम पे। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने से अच्छा है आप पढ़ लिया करो वहां करके, इतनी कोई बड़ी बात वहां पे है नहीं। अब जैसे कि आपका पहली यूनिट है उसके अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 2 है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों में से जब ईयरली सिस्टम था, अब ये बातें सारी ध्यान रखने लायक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और वहां पर आपको वहां दिमाग काम करना जरूरी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब वो ईयरली सिस्टम में थे तो एस ब्लॉक के अंदर एक टॉपिक था क्या, सीमेंट और लाइम। लेकिन आपके सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर आपके वो लाइम और सीमेंट यानी चूना और सीमेंट दोनों को हटाया हुआ है। जब वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है तो हम भी यही मान के चलते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं देगी, क्योंकि जब ईएलए सिस्टम होता है वहां पर तो वह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, या तो लाइम पूछा जाता है या सीमेंट पूछा जाता है। लेकिन इसमें सिलेबस में मेंशन नहीं है तो मैंने भी यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं डाला है और न वीडियो लेक्चर के अंदर करवाया है। क्योंकि जब वो यूनिवर्सिटी सिलेबस में मेंशन नहीं कर रही है तो कोई हक नहीं बनता उनको क्वेश्चन देने का। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन कट जाने के बाद में प्लस पी ब्लॉक के अंदर जब वो ईएलई सिस्टम होते हैं तो वहां पर काच एक स्पेशल टॉपिक मेंशन होता है, लेकिन इसमें काच मेंशन नहीं है। किस में मेंशन नहीं है? इस वाले के अंदर, सेमेस्टर के अंदर आपके सिलेबस में काच मेंशन नहीं है, यानी ग्लास मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उन दोनों क्वेश्चन को हटाने के बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जैसे कि अब क्योंकि सबका सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन छोटे तौर पर देखें तो कि यहां पर सिंपल क्वेश्चन आएगा, इन सभी के आंसर आपके वहां पर है। क्या बोला, बीई का आयनन विभव बी से अधिक होता है, क्यों? अब जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो वहां पर स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं कि बीई का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बीई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके एस कक्षा के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन जो बी यानी बोरॉन है, बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके पी कक्षा के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एस कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये पूर्ण भरित या फिर पूरी तरीके से भरा हुआ या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है।
तो ये सारी बातें आपने वहां पर पढ़ी है। जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बोरॉन का होता है उसमें पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसके अंदर? पी ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको निकालना इजी रहेगा। अब इन सभी के इस प्रकार के ही आंसर है और इनके सभी के आंसर वहां पर दिए। विकर्ण संबंध क्या है? सीधी सी बात है, पहले जो फर्स्ट सीरीज है और सेकंड सीरीज है, फर्स्ट सीरीज के ऊपर वाला और सेकंड सीरीज के उसके जस्ट नीचे वाले तत्वों के साथ में समानता दर्शाता है। एग्जाम्पल दे दो लिथियम का, ठीक है। उसके बाद में एस ब्लॉक के तत्वों के प्रथम आयन विभव का मान कम क्यों होता है? ठीक है, ये काम लिखा हुआ है, कम कर लेता है, ठीक है। ये बात भी बता रखी है, कम क्यों होता है? क्योंकि सर इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, प्लस सर इनके पास में क्या होता है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या बन जाते हैं? अक्रिय गैसों के जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए स्टेबल हो जाते हैं। तो सबका आंसर है, सबका आंसर आपको वहां पर दिया गया है, ठीक है। सब एक एक क्वेश्चन। अक्रिय युग्म प्रभाव, लंबा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अच्छे तरीके से समझाया, पूरा एक वीडियो लेक्चर के अंदर समझाया हुआ है। तो इस वाले लेक्चर में दो बातें ध्यान रखोगे, सिलेबस में मेंशन नहीं है टॉपिक, तो वो क्वेश्चन आप नहीं करना, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि आना नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, आ जाता है तो कोई लोड वाली बात नहीं है। उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सिंपल तरीके से आपके किसकी? इस यूनिट की। इसमें आप ध्यान रखोगे एरिन्स और एरोमेटिक के अंदर, एरिन्स और एरोमेटिक कंपाउंड वाले के अंदर 3 क्वेश्चन या 3 टॉपिक तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ने। कैकुले की बेंजीन की संरचना पूरे तरीके से पढ़ लेना। क्या करोगे? कैकुले की बेंजीन की संरचना को 100% पढ़ोगे और आपके हक्कल नियम को 100% पढ़ करके जाओगे। ये 2 क्वेश्चन तो आपको भले कैसे भी पढ़ो, मतलब वीडियो लेक्चर तो उनका अवेलेबल है, जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं, जो लोग नहीं है ऐप के ऊपर, आप भले कहीं से पढ़ना, लेकिन 2 टॉपिक तो 100% पढ़ना, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही पूरी यूनिट है, तो वहां से एक क्वेश्चन तो आपका टपक ही जाएगा। क्या बोला? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैकुले की बेंजीन की संरचना बनाइए, अच्छे से तीनों स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस दिखाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो सिर्फ बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है और बॉन्ड रोटेट करता हुआ एक बना देना, खत्म बात है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो पूरी स्ट्रक्चर बना के आओगे, कैकुले ने कैसे इसकी स्ट्रक्चर को डेवलप किया था। उसके बाद में क्या? सिग्मा संकुल क्या होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स अच्छे तरीके से बनाया है कि जब एक कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर किस प्रकार से बंधन होता है, बंधन के टाइम आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बने थे, तो उसमें से आपको सिर्फ सिग्मा कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना है। अब यहां पर दिया हक्कल नियम क्या है? इस नियम से नॉन बेंजोइड यौगिकों के एरोमेटिक गुणों की विवेचना कीजिए। आपको पता है सबसे पहले क्या लिखोगे? हक्कल का नियम क्या था, फिर लिखोगे किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई की थी उनने, फिर उन सभी कंडीशन को फॉलो करने वाले कौन से कंपाउंड होंगे जिनको हम एरोमेटिक बोलेंगे, किसी को हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, यानी एलिफेटिक बोलेंगे। एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड को अलग अलग करना है। अब उसके बाद में यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है सक्रियणकारी और विसक्रियणकारी समूह, यानी एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, एग्जाम में आ जाए तो इसको अच्छे से समझ लो। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है यानी सक्रियणकारी ग्रुप होता है, वो उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं? बेंजीन की रिंग को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब ऐसा क्यों होता है वो अच्छे से आपको समझाया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और देखो सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर के, आपने कैकुले की स्ट्रक्चर को या कैकुले की बेंजीन स्ट्रक्चर, हक्कल नियम 2 चीजें पढ़ लेना, वहां से आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। कहीं से भी उल्टा सीधा आप पकड़ ही लोगे। जो लोग सबसे कम पढ़ के जा रहे हैं या फिर एग्जाम से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले जिनको याद आया है कि एग्जाम है, उनके लिए ये क्वेश्चन तो आपके जरूरी रह जाते हैं, ठीक है। फिर भी और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब ठीक है सर हमको 1 दिन पहले नींद उड़ी है, सर अगली बार हम ये करेंगे, अगली बार सर हम रेगुलर पढ़ेंगे, पता है मुझे अगली बार भी यही बोलने वाले हो सर, इस बार भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस बार वहां गया हुआ था।
कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगे कि इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, ऐप वालों को तो सब आ रहे होंगे, नहीं आता है तो आपको 100% व्हाट्सएप करना ही करना है, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो भी मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, आपको इसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा पाता तो यहीं करवा लेता। उसके बाद में क्या करना है, बेंजीन के साथ में जो स्ट्रक्चर दी गई है, अब बेंजीन की कुछ अभिक्रियाएं होगी। अब पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी जिनका ऑर्गेनिक सब्जेक्ट होता है या जो ऑर्गेनिक वाले प्रोफेसर ने यदि पेपर बनाया तो वो इसमें भी आपकी भयंकर रिएक्शन दे देगा। तो इस बेंजीन की कुछ रिएक्शन है जो कि आपको लेक्चर में मिल जाएगी। उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के ऊपर, यानी आपको रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट बनाना होगा, रिएक्टेंट दे देंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करना होगा, और आपके सिर्फ 5 से 6 लाइन के अंदर आपके 7-7 नंबर 10-10 नंबर देकर जाएगा, ये सिर्फ अकेला टॉपिक, ठीक है। और आपका एक बेंजीन के अंदर आपकी जो रिएक्शनों की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर पूरे 2 लेक्चर थे, उन दोनों लेक्चर को एक बार देखना। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ोगे, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बाद में आ जाएगा आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर, एरोमेटिक आयरन्स और आपका सॉल्यूशन। ये आपके ईयरली वाला सिलेबस काफी ज्यादा मैच होता है, तो इनसे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर का आपने एग्जाम दिया आपको पता है वहां से क्वेश्चंस जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहीं से क्वेश्चंस आए थे पूरे। इस बार भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेज है, स्पेशली 5th यूनिट के अंदर। 5वीं जो यूनिट है उसको 2 यूनिट को मिक्स किया है, प्लस अलग से भी आपके कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक डाले हैं, तो वहां से कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 1-2 टपकेगा ही टपकेगा, ये मैं श्योर, यदि सिलेबस को देख करके पेपर बनाया है तो, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या क्या याद रखोगे, जितनी भी परिभाषाएं मोलरता की, मोललता की परिभाषाएं पढ़ लेना। कोई साइंटिस्ट का कथन, जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, जितने भी साइंटिस्ट इस विलियन के अंदर जिस साइंटिस्ट का कथन है वो छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, परिभाषा छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाएगी। और बड़े क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा जाएगा, या तो आपका आदर्श और अनादर्श विलियन, 2 लेक्चर है, दोनों लेक्चर में से एक क्वेश्चन 100% अभी भी लिख के ले लो, आदर्श या अनादर्श विलियन, आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर से एक क्वेश्चन आएगा। और आपके जो सॉल्यूशन होता है उसके डिस्टिलेशन के मेथड के ऊपर, उसके आसवन की विधियों के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं, पढ़ करके जाओगे अच्छे से कर पाओगे, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। जिनको नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है 5th यूनिट, ठीक है। कौन सा, ये तो आपके वही हो गया, विलियन वाले चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चन है, आंसर आपको पीडीएफ में मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट की, किसकी, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें आपकी कम से कम 2 यूनिट है जो ईएलए सिस्टम की थी, उन दोनों को मिक्स किया, उसमें से कुछ टॉपिक हटाया और कुछ नया डाल दिया, ठीक है। तो उसमें से जितना हमारी समझ से जो इंपॉर्टेंट बनते इन ये क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस 100% वहां पर आएंगे, कुछ एक आधा क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो पहले कभी नहीं पूछा गया है, नया सिलेबस है तो वहां से आएगा। अब इसमें क्या है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के जितने लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इसके कथन 100% याद होने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स कथन याद करने के बाद में कोई साइंटिस्ट आता है, टर्मिनोलॉजी देता है, उसको भी आपको याद करना है, जो कि इन सभी के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है। फिर बात करते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जिसका ध्यान रखोगे वो रखोगे आप एंट्रोपी का और आपके थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस है वो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के ऊपर उसके कार्य की गणना करवाएगा, किसकी, जो समतापी है, ये आपके क्या पूछ सकता है, उसके लिए गणना करवा सकता है, कार्य की, ऊर्जा की और इंटरनल एनर्जी की गणना वो करवा सकता है। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन आएगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, जिनका बैकग्राउंड कैसा है, जिनका बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का, वो 4th और 5th यूनिट को अच्छे से करना आपके लिए दाएं हाथ का खेल है, कुछ हार्ड नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है दोनों, और दोनों बहुत ईजी है, विलियन और थर्मोडायनेमिक्स,
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर थोड़ा सा ध्यान से और देखना, विलियन तो अच्छे से कर लेना। अब जितना मत कि सर इन सब के सॉल्यूशन करवाओ, पॉसिबल होता तो मैं 7-8 घंटे मेरे पास टाइम होता तो मैं सबका डिटेल में एक एक का सॉल्यूशन करवाता। अभी भी टाइम है, जो लोग यूट्यूब से करें अभी भी ऐप पे आ जाओ, आप ऐप पे आकर के पढ़ लो। आपको और हेल्प चाहिए कि नहीं सर हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारी हेल्प कर दो, मैसेज कर दो, मैं हेल्प भी कर दूंगा, लेकिन बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। और जो लोग ऐप पे हैं वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कहीं पर दिक्कत आती है व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ है ये तो मैं आपके लिए फ्री में भी अवेलेबल करवा सकता हूँ ज़्यादा, अब क्योंकि आप काफ़ी मैसेज कर रहे हो कि सर करवा दो, नेक्स्ट सेमेस्टर ध्यान रखेंगे, जो भी है पढ़ना हो तो ये भी ऐड करवा रहा हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। सॉल्यूशन पॉसिबल होता तो वो भी करवाता, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। ऐप के ऊपर आकर के पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूँ वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, पढ़ लो। मैथ बाकी है, बॉटनी बाकी है, जूलॉजी बाकी है, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए 12th प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।